जो मतदान का परसेंटेज है वो बहुत कम हुआ है। गाजियाबाद जैसी जगह में 33% वोटिंग, तो वेल शर्मनाक कहना तो थोड़ा खराब लगता है, लेकिन वास्तव में ये सभी तरह के चुनावों के प्रति लोगों का एक रवैया और एक अरुचि दिखाता है, जो कि चिंता का विषय है सभी दलों के लिए। किसी भी सीट पर कोई भी पार्टी उसको ये मान के नहीं चल सकती कि ये तो हमारी सीट है। और ये मुझे लगता है भाजपा ने ये लेसन लोकसभा में अयोध्या की हार के बाद सीखा होगा कि अयोध्या में जिसकी पूरे देश विदेश में चर्चा हुई, वहां पर जब वो लोकसभा के चुनाव हार सकते हैं तब कहीं भी हार सकते हैं। जिस तरह से बनारस में मोदी के मार्जिन कम हुआ, तो अगर ये लेसन भारतीय जनता पार्टी ने सीख लिया और उसी के हिसाब से अपनी स्ट्रेटेजी बनाई। जो ये लाठीचार्ज हुए कुंदरकी और सीसामऊ का मैं जिक्र कर रहा था, तो लगता है इसका प्रभाव है, मुसलमानों को डराया जा रहा है, जो बात समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो कह रहे हैं। पूरे मुस्लिम समुदाय में समाजवादी पार्टी को एक वेल विशर पार्टी के तौर पर देखा जाता है, और मुझे लगता है कि ऐसा होना कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं है। 9 सीटों पर कितनी सपा कितनी भाजपा? मुझे लगता है भाजपा को 6 सीटें कम से कम मिलनी चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कटेंगे तो बटेंगे के नारे का इम्पैक्ट दिखा? हाँ, कुछ क्षेत्रों में तो बहुत दिखा, जहाँ पर एक हिंदू बहुल वोटर्स को उन्होंने एड्रेस किया है। अखिलेश यादव का पूरा पॉलिटिकली इन उपचुनाव में जो जोर आजमाइश रही, ये फ्यूचर के लिए आप कितना फायदेमंद साबित रहते हैं? उनका एग्रेशन कितनी दूर जाएगा? वो इन्हीं सारे एग्रेशन का जो कुल जमा नतीजा है, उसी के आधार पर उन्हें देश और प्रदेश में गंभीरता से लिया जाएगा। इस उपचुनाव में उन्होंने ये बात बिल्कुल स्पष्ट कर दी कि अब वो अपनी जगह को बनाए रखने के लिए पूरी तरह से गंभीर है। उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर उपचुनाव में मतदान हो चुका है। इंतजार अब 23 तारीख का है जब काउंटिंग होगी। लेकिन इस बार के उपचुनाव बड़े दिलचस्प रहे। कई जगहों पर पुलिस ने लाठी फटकारी, तो कई जगहों पर समाजवादी पार्टी इलेक्शन कमीशन के पास शिकायतें लेकर पहुंची। तो कहीं पर तो एक हत्या का मामला बीच मतदान में जोर पकड़ गया। यानी कि उपचुनाव में जोरम जोर उठका पटकी देखने को मिली। क्या कहते हैं एग्जिट पोल और एग्जैक्ट हर सीट का क्या है चुनावी समीकरण? हमारे साथ बातचीत करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार रत्नमणि लाल सर मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमें अपना समय देने के लिए। सीधा सवाल, क्या देख रहे हैं 9 सीटों पर? क्या आपको नतीजे दिख रहे हैं? किस तरफ चीजों को झुकता बनता देख रहे हैं आप? देखिए, ऐसे तो हम कहें तो योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद से जितने भी उपचुनाव हुए हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी के लिए रिजल्ट बड़े मिक्स्ड रहे हैं। कुछ उपचुनाव में इनको झटका भी लगा है, कुछ उपचुनाव इन्होंने जीते भी हैं। लेकिन इस बार यानी कि 2022 के असेंबली इलेक्शन के बाद जो योगी दोबारा मुख्यमंत्री बने हैं, उससे बीजेपी का आत्मविश्वास कम से कम उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत बढ़ा है। वो बात अलग है कि लोकसभा चुनाव में इनको जो अपेक्षित सफलता चाहते थे वो नहीं मिली, लेकिन इसके बावजूद योगी का जो लोकप्रियता का ग्राफ था वो कम नहीं हुआ है। और मेरा तो यह भी मानना है कि 90 के दशक में कल्याण सिंह ने बीजेपी को जो एक एग्रेसिव लीडरशिप दी थी, उसके बाद से लेके और 2014 से 17 तक बीजेपी में स्टेट लेवल पे कोई ऐसा एग्रेसिव नेता नहीं रहा जो बीजेपी की ओर से लड़ाई को उस एग्रेशन के स्तर पर लड़े, जैसे मायावती बीएसपी के लिए और मुलायम सिंह यादव और बाद में अखिलेश यादव सपा के लिए करते थे। तो आज मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश के सभी लोगों को, जिसमें वो 9 सीटें भी शामिल है जहां उपचुनाव हुआ है, उन लोगों को भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक ऐसा एग्रेशन और उनके नेताओं में एक ऐसी पहल दिखाई पड़ रही है जो अभी तक बीजेपी में नहीं दिखती थी। मुझे याद है कुछ साल पहले तक यहाँ तक कहा जाता था कि बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता तो ऑफिस के अंदर चिंता और चिंतन करने में सारी चुनाव लंच पंच और प्रपंच, ये प्रपंच। तो इस बार चाहे वो योगी की अपनी लीडरशिप का तरीका हो या आरएसएस का इन्वॉल्वमेंट हो या फिर हाईकमांड के जो निर्देश हों, कि उपचुनाव में जिस तरह का एक प्रदर्शन जो प्रचार के लिए देखा गया, वैसा मैं समझता हूँ बहुत सालों में नहीं देखा गया। और यही वजह है कि अखिलेश यादव ने भी ये कहा कि ये उपचुनाव उनके लिए अभी तक के इतने चुनाव में सबसे महत्वपूर्ण है। तो इससे ये तो दिखता है कि इस उपचुनाव का जो भी नतीजा हो, वो सपा और कांग्रेस के लिए एक काफी दूरदर्शिता के साथ उनको आगे ले जाने के लिए उसकी पूरी तैयारी की गई है, क्योंकि इसमें
जो भी ऊंच नीच होगी वो दोनों पार्टियों के लिए और उनके नेताओं के लिए एक फ्यूचर का डायरेक्शन तय करेगा। तो इतना कहने के बाद मुझे लगता है कि जिस तरह की तैयारी, जिस तरह की बयानबाजी, जिस तरह के प्रचार के साथ ये चुनाव लड़ा गया है, उसके बाद सबसे पहली चीज़ जो मैंने नोटिस की वो ये कि जो मतदान का परसेंटेज है वो बहुत कम हुआ है। तो गाजियाबाद जैसी जगह में 33% वोटिंग, तो वेल शर्मनाक कहना तो थोड़ा ख़राब लगता है, लेकिन वास्तव में ये सभी तरह के चुनावों के प्रति लोगों का एक रवैया और एक अरुचि दिखाता है, जो कि चिंता का विषय है सभी दलों के लिए। इसके बाद हम देखें तो वो जगहें जो किसी ज़माने में किसी एक दल और किसी एक पार्टी के लिए स्ट्रांग होल्ड माने जाते थे, गढ़ माने जाते थे, वहाँ पर जिस तरह के कैंडिडेट्स खड़े किए गए, जिस तरह के 3 या 4 कोणों के समीकरण बने, उससे ये भी लगता है कि कोई भी दल किसी भी सीट को टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं ले रहा इसी की है। चीज की शुरुआत मैं करहल से ही कर लेता हूँ। जो यादव की गढ़ थी, मुलायम सिंह यादव का राजनीतिक करियर था, अखिलेश यादव की सीट थी, बावजूद इसके समाजवादी पार्टी ने पूरा जोर लगाया। डिंपल नामांकन से लेकर के मतदान तक डटी नहीं। अखिलेश यादव ने कई कई जनसभाएं की, शिवपाल यादव वहां पर डटे रहे, रामगोपाल यादव वहां डटे रहे, तेज प्रताप के लिए धर्मेंद्र यादव, मतलब पूरा यादव परिवार वहां इकट्ठा था। दूसरी तरफ भाजपा भी उसको बड़ा जोर लगा रही थी। मुख्यमंत्री की जनसभाएं हो रही हैं, दोनों डिप्टी सीएम की जनसभाएं हो रही हैं, प्रदेश अध्यक्ष जा रहे हैं, बड़ी फाइट थी। अगर सपा का वो गढ़ था तो उनके लिए थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर होना चाहिए था, बावजूद इसके उनके लिए मुश्किल थी। बिल्कुल, जैसा मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने इस बार इस भावना को या इस फीलिंग को हावी नहीं होने दिया कि अरे ये यादव बहुल क्षेत्र है, ये सपा का मजबूत क्षेत्र है, तो यहाँ हम अपने रिसोर्सेस या प्रचार के लिए लोग वेस्ट नहीं करेंगे। मुझे अच्छी तरह से याद है इसके पहले के कुछ चुनावों में ये फीलिंग आती थी भाजपा के अंदर कि वहाँ ताकत लगाने से कोई फायदा नहीं, वो सीट तो अपनी है नहीं, मिलनी है नहीं, तो बड़े सरसरी तौर पर प्रचार हो जाता था और नतीजा सबको पता होता था कि क्या होगा। लेकिन इस बार जैसा आपने कड़हल का जिक्र किया, तो वहाँ पर भी जो मेरे पास रिपोर्ट्स आई हैं उससे लगता है कि समाजवादी पार्टी ने शायद शुरू में ये समझा होगा कि ये परिवार के ही किसी सदस्य को हम चुनाव लड़ा रहे हैं तो ये उनके लिए आसान होगा, लेकिन जैसे जैसे प्रचार आगे बढ़ा ये सीट उनके लिए उतनी ही टफ हो गई जैसी कोई और सीट। ये अपने आप में भाजपा के एग्रेशन का एक संकेत है, और दूसरी ओर इस बात का भी संकेत है कि किसी भी सीट पर कोई भी पार्टी उसको ये मान के नहीं चल सकती कि ये तो हमारी सीट है। और ये मुझे लगता है भाजपा ने ये लेसन लोकसभा में अयोध्या की हार के बाद सीखा होगा कि अयोध्या में जिसकी पूरे देश विदेश में चर्चा हुई, वहां पर जब वो लोकसभा के चुनाव हार सकते हैं तब कहीं भी हार सकते हैं। जिस तरह से बनारस में मोदी की जीत का मार्जिन कम हुआ, तो अगर ये लेसन भारतीय जनता पार्टी ने सीख लिया और उसी के हिसाब से अपनी स्ट्रेटेजी बनाई, तो मुझे लगता है कड़हल में भी यही स्ट्रेटेजी अप्लाई की होगी, जिसका नतीजा ये है कि समाजवादी पार्टी को न केवल वहां कड़ी मेहनत करनी पड़ी, बल्कि अब तो आज मैं देख रहा था ये तक बयान आ रहा है कि उन्होंने कहा उपचुनाव रद्द किया जाए और दोबारा वो कुंदरकी वाले में है। हाजी रिजवान ने चिट्ठी लिखी है बाकायदा। लेकिन कुंदरकी का भी जिक्र करना बहुत जरूरी है। जिस तरीके के वीडियो वहां पर आए, ठीक वैसे सीसामऊ में भी दिखा, पुलिस लाठी चला रही है। जिस चीज के लिए समाजवादी पार्टी ने इलेक्शन कमीशन से पंगा ले लिया, चिट्ठी लिखवा ली कि भाई कोई पुलिस वाला चेक नहीं करेगा, बावजूद इसके पुलिस वाले चेक कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि बाई इलेक्शन में ऐसा पहली बार हुआ कि इलेक्शन कमीशन ने पुलिस पर इतना सख्त एक्शन लिया, सस्पेंड किए गए पुलिस वाले। समाजवादी पार्टी कुंदरकी और सीसामऊ और मीरापुर, ये जो मुस्लिम बहुल सीटें थी, यहां पर बहुत जोर लगा रही थी। उनको लगता था कि MY फैक्टर में खासकर मुसलमान जो लोकसभा चुनाव में उनके साथ आया था वो बाई इलेक्शन में उनके साथ टिके, इसके लिए हर कोशिश रही। हाँ, इसमें कोई शक नहीं कि समाजवादी पार्टी के लिए अब एक बहुत ही मजबूत विनिंग फॉर्मूला निकालना बहुत जरूरी है, क्योंकि 2012 में जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने थे तो उस समय ऐसा पहली बार हुआ था कि समाजवादी पार्टी इतने सालों से उत्तर प्रदेश की राजनीति में सक्रिय होने के बाद अपने दम पर उन्होंने सरकार बनाई थी। तो ये हम कह सकते हैं कि 2012 का जो विनिंग कॉम्बिनेशन था वो समाजवादी पार्टी के लिए बहुत ही सफल और बहुत मुफीद था। तो ऐसे में मुलायम सिंह यादव ने जो स्ट्रेटेजी बना के रखी थी, चाहे वो MY हो,
चाहे वो ओबीसी के बीच में अपनी दखल बढ़ाने की बात हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में अपना फोकस बनाने की बात हो, उसे अखिलेश यादव ने बड़ी अच्छी तरह अपनी स्ट्रेटजी बनाई। और 2017 में समाजवादी पार्टी के अंदर जो कुछ भी एक टकराव हुआ, उसके बावजूद पार्टी उत्तर प्रदेश में एक नंबर 1 चैलेंजर के तौर पर तो मौजूद है ही और स्थापित है। तो अब मुझे लगता है कि पार्टी के अंदर जो दूसरी थॉट ये है कि जब उन्होंने कांग्रेस को बड़े प्रभावशाली तरीके से किनारे कर दिया है और कांग्रेस ने भी शायद ये मान लिया है कि हम इंडिया गठबंधन में राष्ट्रीय इलेक्शन में तो साथ हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी मजबूत है, तो उनकी मजबूती का ही लाभ हमें उठाना चाहिए। तो ऐसे में सपा को ही ये तय करना था कि उनका विनिंग कॉम्बिनेशन क्या हो। तो MY के अलावा मैं समझता हूँ कुछ हद तक इसमें ओबीसी के अन्य वर्गों को अपने साथ लाना, और इसका जो अब PDA का जो एक बात आ रही है जी, तो यहाँ पे पिछड़े को देखे बड़ी बड़ी सफाई से बजाय Y के वो P हो गए। एक तो ये बड़ा अंतर है। और दलित पहले MY कॉम्बिनेशन में नहीं फिगर करते थे, अब उनको भी इंक्लूड किया गया है। तो ये मुझे लगता है कि जो NDA की स्ट्रेटजी होती थी कि उन्होंने शुरू में तो सबका साथ की बात की, मुस्लिम्स को भी साथ लेने की कोशिश की, लेकिन दलित और अन्य वर्ग जिसमें ओबीसी और सवर्ण वर्ग शामिल है, उनके दम पे उन्होंने अपनी जीत लगातार बनाए रखी है। तो अब मुझे लगता है सपा ने जो विनिंग कॉम्बिनेशन निकाला है, इसमें MY के बजाय M को उन्होंने अल्पसंख्यक के तौर पर बरकरार रखा है, लेकिन Y की जगह उन्होंने पिछड़े और दलितों का एक नया समूह अपने पक्ष में खड़ा किया है। जो ये लाठीचार्ज हुए कुंदरकी और सीसामऊ का मैं जिक्र कर रहा था, तो लगता है इसका प्रभाव है, मुसलमानों को डराया जा रहा है, जो बात समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो कह रहे हैं। हाजी रिजवान के मैं कई वीडियो देख रहा था, पुलिस वाले चेक कर रहे थे, नकाब हटाओ और ऐसा करके वो वीडियो समाजवादी पार्टी कलेक्ट कर रही है। मुसलमानों पर जो फोकस रहा, उसका फायदा आपको दिख रहा, मिलता हुआ? देखिए, समाजवादी पार्टी के पक्ष में ये बात हमेशा से जाती रही है। 80-90 के दशक में जब मुलायम सिंह यादव ने जोर शोर से और बड़े एग्रेसिव तरीके से मुस्लिम समुदाय के हित में काम किए, अयोध्या में जो कार सेवक कांड हुआ, उसके बाद से लेके अपने पूरे कार्यकाल में और अपने जीवित रहने तक उन्होंने जिस तरह से अल्पसंख्यकों और विशेषकर मुसलमानों को एक उनके हितैषी के तौर पर उभारने की कोशिश की, तो उससे मुझे ऐसा लगता है कि पूरे मुस्लिम समुदाय में समाजवादी पार्टी को एक वेल विशर पार्टी के तौर पर देखा जाता है। और मुझे लगता है कि ऐसा होना कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि हर समुदाय को कहीं ना कहीं किसी राजनीतिक दल में अपना हित दिखता है और वो हित साधने के लिए चुनावी कोशिशें भी की जाती हैं। तो ऐसे में अगर मुस्लिम वर्ग समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ा है, तो पार्टी को भी उसी वर्ग के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, उनके हितों की रक्षा करनी पड़ेगी, और उनके साथ अगर कुछ भी गलत हो रहा है तो एक चैंपियन के तौर पर सामने आना पड़ेगा, जो सपा कर रही है। आपको लगता है कि यही चूक 22 के चुनाव में अखिलेश यादव से हो रही थी? वो मुसलमानों का वोट तो चाहते थे, लेकिन मंच पर दाढ़ी टोपी वालों को जगह नहीं थी, उसका फायदा लेने के लिए वो ऐसे चले आए। इन बाई इलेक्शन में भी वो उतरे, चंद्रशेखर रावण की मौजूदगी हमने देखी। हालांकि बसपा को हम नल एंड वाइट नहीं मान सकते, लेकिन फिर भी उनकी एक्टिवनेस को विकल्प के तौर पर चंद्रशेखर रावण और वैसे ज्यादा मुझे लगता है कि इन बाई पोल्स में दिखे। इनका कितना फैक्टर आप देखते हैं? कुछ प्रभाव दिखा, जोर शोर तो बहुत था, लेकिन चुनाव में दिखता आपको? इसके पहले एक चीज हम ओवरलुक कर रहे हैं, वो है आजम खान का महत्व। हाँ जी, देखिए, एक समय था जब मुलायम सिंह यादव आजम खान को बिल्कुल अपने नेक्स्ट यानी कि अपना सेकंड मैन मानते थे और सबसे ट्रस्टेड, सबसे विश्वसनीय एडवाइजर, विश्वास पात्र नेता मानते थे, और वो समाजवादी पार्टी के फाउंडर्स में से एक रहे हैं जी। तो ऐसे में आजम खान का जो इक्वेशन मुलायम सिंह यादव के साथ रहा होगा, ये बिल्कुल संभावना है कि मुलायम सिंह ने ये माना हो कि वही इक्वेशन आजम खान का अखिलेश के साथ भी रहा होगा। लेकिन अखिलेश यादव अपनी उम्र की वजह से और अपने एक उत्साह की वजह से आजम खान के साथ वो इक्वेशन नहीं बना। तो ऐसे में शुरू में अगर आपको याद हो 2012 से 17 तक जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, तो ये तमाम सारे ऐसे बयान, कुछ छुटपुट इंसिडेंट ऐसे आते थे कि लगता था कि अखिलेश यादव को पूरी तरह से मुस्लिम समुदाय का समर्थन नहीं चाहिए। उन्होंने इस तरह की बातें भी कही कि पूरा समाज हमें समर्थन देता है, तो एक बात पे हम गुरफट क्यों रहे। तो ऐसे में अगर
कुछ एक डिफरेंसेस और आजम खान के साथ आए हैं, तो उसका सीधा असर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कई सीटों पे पड़ा, जो बाद के नतीजों में भी हमें दिखा है। आज मुझे लगता है जब चंद्रशेखर आज़ाद अपने 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 राजनीतिक कैरियर को लेके आजम खान से मिल रहे हैं, तमाम सारे एक मुस्लिम वर्ग को अपनी तरफ करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये एक खतरे की घंटी सपा के लिए होनी चाहिए कि जिस वर्ग को उन्होंने यानी कि मुलायम सिंह यादव ने इतने मेहनत से अपने साथ जोड़ा था, कहीं ऐसा ना हो कि उनके ज़रा से इग्नोर करने की वजह से वो वर्ग उनसे अलग हो जाए। तो अब मुस्लिम्स के प्रति समाजवादी पार्टी के रवैये में बदलाव आए, तो इसमें हमें आश्चर्य नहीं होना चाहिए। हाँ, जहाँ तक आजम खान का सवाल है, ये मैं अब नहीं कह सकता कि रामपुर और उसके आसपास के इलाकों में क्या आजम खान का वही राजनीतिक महत्व और पहुंच अभी भी है जो कि 10 साल पहले होती थी। उपचुनाव में मगर सर प्रभाव दिखा नहीं, उन्होंने अपने शर्तों पर कैंडिडेट को लाए वो, और बाईपोल हार गए वो, उसके बाद चुनाव भी हार गए, मुख्य चुनाव। तो जो जिस राजनीतिक कद की आप बात कर रहे हैं, शायद उनके जेल जाने से उनके परिवार का जो एक निगेटिव पब्लिसिटी हुई कि इन्होंने जमीनों को कब्जा कर लिया, इन्होंने किताबों को चोरी कर लिया, ये मुसलमानों के रहनुमा नहीं हो सकते, जो अपोजिशन बना रही थी उनके खिलाफ में एक माहौल, उसी तर्ज पर समाजवादी पार्टी ने भी कहा ठीक है जो हो रहा है होने दो, बहुत इसमें हाथ पैर न डाले जाएं। अखिलेश यादव खुद अपने आप को इंडिविजुअल मुसलमानों के रहनुमा के तौर पर प्रेजेंट करने लगे थे। बिल्कुल यही मैं कह रहा था कि अब आजम खान के प्रति जो समाजवादी पार्टी का रवैया एक बन चुका है, उससे जो नुकसान होना था वो हो चुका जी, उससे अब फायदा तो होना नहीं। लेकिन ये जरूर है कि आजम खान को उनके अंदर जो एक टीस रही होगी इस बात की कि एक पार्टी के साथ मेरा इतने दशकों का जुड़ाव था और आज वो पार्टी मुझे पूछती तक नहीं है, तो ऐसे में उनको कोई भी अगर एक सिंपैथेटिक तरीके से मिलता है और उनके कद का सम्मान करते हुए उनसे एक किसी तरह के जोड़ने का इच्छा जाहिर करता है, तो वो बिल्कुल क्यों नहीं, वो और उनका परिवार और उनसे जुड़े हुए लोग जो रामपुर के आसपास हैं, वो निश्चित तौर पर वो चाहेंगे कि समाजवादी पार्टी नहीं तो कोई बात नहीं, मरा हाथी सवा लाख का होता है, तो ये और इस पूरी सिचुएशन का फायदा चंद्रशेखर रावत उठा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये उनकी बहुत ही एक चतुराई का और उनकी चालाकी का एक संकेत। इन चुनाव में शिवपाल यादव की एक्टिविटीज को कैसे देखते हैं? कटेरी में खूंटा गाड़ दिया उन्होंने, सीसा मऊ जाके वो कह रहे हैं नाम नोट कर लो, वो पुराना वाला तेवर जो यंग मैन का था उनका कि नाम नोट करो, सत्ता में आएंगे तो बताएंगे। डीएम से कह रहे हैं कि आपके लोग हमें परेशान कर रहे हैं। तो शिवपाल यादव का कितना इफेक्ट आप देखते हैं इन बाईपोल में? अब देखिए, ये हम सब में से किसी से छिपा नहीं है कि शिवपाल यादव की रिलेशनशिप समाजवादी पार्टी के साथ ना होकर मुलायम सिंह यादव के साथ जो थी, उनका भाई होने के नाते और एक तरह से मुलायम सिंह यादव के सेकंड मैन और सहायक होने के नाते जो रही थी, वो महत्व अखिलेश यादव के उत्थान के साथ कम होता चला गया। अलग पार्टी बनाई और तमाम तरह के विरोध भी दिखे, लेकिन अंततः जब शिवपाल ने ये देखा कि अकेले दम पर वो शायद अखिलेश यादव की लेगेसी के सामने कुछ मैटर नहीं करते, तो उन्होंने फिर से अखिलेश यादव के साथ जोड़ने का फैसला किया। लेकिन अखिलेश यादव की तरफ से अभी भी शिवपाल के लिए वो एक आत्मीयता और वो एक वो नहीं है कि बिल्कुल वो अपने परिवार के भरोसा कर लें, हाँ, और परिवार का बड़ा होने के नाते उनसे राय लें और पब्लिकली ये दिखे कि वो शिवपाल से हमेशा पूछते रहते हैं, बल्कि कोशिश तो इसी बात की होती है कि कहीं ये बात बाहर ना आए या चर्चा में भी ना आए कि अखिलेश यादव शिवपाल से राय लेते हैं। तो ऐसे में अब ओनस जो है, यानी कि जो जिम्मेदारी है वो शिवपाल पे है कि वो दिखाएं कि इतना सब पिछले सालों में जो हुआ है, इसके बावजूद वो पूरी तरह से दिल से, दिमाग से, शरीर से और ताकत से सपा के साथ है। और आज सपा का चेहरा अगर अखिलेश है तो वो उनके साथ है। तो अभी शिवपाल यादव के बारे में आपने जितनी भी चीजें बताई, ये उसी एक्सरसाइज का एक अंश है कि वो अपनी लॉयल्टी और अपना जुड़ाव सपा के साथ पूरी तरीके से बनाए रखना चाहते हैं, क्योंकि अब उनके सामने जो भी उनका राजनीतिक कैरियर है, उसके लिए उनकी जगह केवल सपा में। कुछ बातों का बहुत संक्षेप में जवाब चाहूंगा। 9 सीटों पर कितनी सपा कितनी भाजपा? मुझे लगता है भाजपा को 6 सीटें कम से कम मिलनी चाहिए, क्योंकि इसमें से कुछ सीटें तो उनके पास पहले से थी जो उनके लिए मजबूत वो है, और दूसरा ये कि कुछ सीटों पर भाजपा ने अपने एग्रेशन से अपने लिए जगह बनाई। समाजवादी पार्टी के लिए 3 कौन-कौन सी सीटें? मुझे लगता है कड़हल एक सीट हो सकती है, कुंदर की भी एक सीट हो सकती है, और तीसरा इन सभी सीटों में कोई भी एक हो सकती है, चाहे वो मीरापुर हो, चाहे वो
मैं फूलपुर का तो नाम शायद ना लूं, लेकिन सीसामऊ। एक कोई भी और सीसामऊ हो सकता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कटेंगे तो बटेंगे के नारे का इम्पैक्ट दिखा? हाँ, कुछ क्षेत्रों में तो बहुत दिखा जहाँ पर एक हिंदू बहुल वोटर्स को उन्होंने एड्रेस किया है। और ये नारा अब मुझे लगता है ये बीजेपी का एक पेट स्लोगन हो गया है जो अच्छी तरह से इस्तेमाल हो रहा है देश विदेश में भी। तो इसका क्रेडिट अगर योगी आदित्यनाथ को जाता है तो ये उस नारे से होने वाले लाभ नहीं दिखेगा। अखिलेश यादव का पूरा पॉलिटिकली इन उपचुनाव में जो जोर आजमाइश रही, ये फ्यूचर के लिए आपको कितना फायदेमंद साबित रहता है? उनका एग्रेशन कितनी दूर जाएगा? ये बिल्कुल सही है कि अखिलेश यादव को इस उपचुनाव को बहुत ही सीरियसली लेना चाहिए था और उन्होंने लिया। और उनके लिए जो आगे का रास्ता है 2027 तक और उसके बाद भी, वो इन्हीं सारे एग्रेशंस का जो कुल जमा नतीजा है उसी के आधार पर उन्हें देश और प्रदेश में गंभीरता से लिया जाएगा। इस उपचुनाव में उन्होंने ये बात बिल्कुल स्पष्ट कर दी कि अब वो अपनी जगह को बनाए रखने के लिए पूरी तरह से गंभीर है। अखिलेश यादव का वापस से मुसलमानों के प्रति प्रेम, ज्यादा से ज्यादा टिकट दिए गए और खुलकर सपोर्ट कर रहे हैं, ये फायदे का सौदा घाटे का सौदा? जिस तरह का ध्रुवीकरण आज उत्तर प्रदेश की और देश की राजनीति में हो रहा है, इसमें कुछ हद तक तो उनको फायदा मिलेगा। लेकिन अगर हम पूरे के पूरे ध्रुवीकरण के सिनारियों को ओवरऑल देखें तो इसका फायदा उतने ही परसेंट होगा जितने परसेंट अल्पसंख्यक आज की राजनीति में मैटर करते हैं। अखिलेश यादव ने इन चुनावों में जितना एग्रेशन दिखाया, जिस तरीके से पूरा चुनाव रहा, भाजपा भले ज्यादा सीटें जीत जाए लेकिन अखिलेश शायद ये बताने में कामयाब हो गए कि हमारी लड़ाई मजबूत थी, हम हार भले गए लेकिन हार कर भी समाजवादी पार्टी मजबूत है और जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने यही कहा आपसे कि अखिलेश यादव को यही गंभीरता दिखानी चाहिए थी जो उन्होंने दिखाई। और ये उनको अगर प्रदेश में उनके पक्ष में अच्छे नतीजे जाते हैं तो राष्ट्रीय स्तर पर भी उनको पूरे राजनीतिक दलों के बीच में बड़ी गंभीरता से लिया जाएगा और उनका कद वहां भी बढ़ेगा। और उत्तर प्रदेश में तो वो सबसे बड़े चैलेंजर योगी के लिए और बीजेपी के लिए हैं ही। चलिए, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। तो रतनमणि लाल सर हमारे साथ थे, वो खुलकर इन उपचुनाव पर अपनी बात कहते हैं। वो कहते हैं कि अखिलेश यादव को जितनी मेहनत करनी चाहिए थी इन उपचुनावों में, उन्होंने उतनी मेहनत की। नतीजे क्या रहेंगे ये 23 तारीख को पता चलेगा, लेकिन भाजपा का भी एग्रेशन उनको इन उपचुनावों में फायदे का सौदा देकर जाएगा। कल्याण सिंह के बाद भाजपा को योगी आदित्यनाथ जैसे एग्रेशन की दरकार थी जो उन्हें इन उपचुनावों में मिली है। कई सीटों पर बहुत सख्त मुकाबला देखने को मिल रहा है। हमारी इस चर्चा में बस इतना ही। आपको हमारी ये चर्चा कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप किन विषयों पर चर्चा करना चाहते हैं हमें ये भी बताइएगा। नमस्कार।